वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट का सिलेबस तो ख़त्म हो ही गया है। उसके साथ साथ मैंने आपको एक वन शॉट वीडियो 2 मार्क्स का भी प्रोवाइड करा दिया है। उसी श्रृंखला को, एक स्पेशल श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स में आए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यूनिट नंबर 5 जो है नैनो मटेरियल्स और सुपर कंडक्टर, वो लास्ट सेमेस्टर से ही ऐड हुआ है सिलेबस में, तो वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिल पाए हैं, तो इस वजह से उसके कलेक्शन जो है कम है और अदर्स यूनिट्स का कलेक्शन ज़्यादा है। तो यहाँ पर लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो लास्ट के 6 या 7 क्वेश्चन पेपर से उठाया गया है। एक क्वेश्चन कोई ऐसा है जो रिपीट करके पूछा गया है या अलग अलग लैंग्वेजेस में पूछा गया है, तो उसको कहीं पे मैंने नहीं भी लिया है और कहीं पर मैंने वो एक जगह क्वेश्चंस लिख लिए हैं, तो वो कलेक्शन हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो आज फिर तैयार हो जाइए आप इस वीडियो के लिए। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि आपको फिजिक्स जो पढ़ाया गया है वो कैसा पढ़ाया गया है, क्योंकि लास्ट के जब 7 से 8 क्वेश्चंस पेपर को हम एनालाइज करते हैं तो हमें अपनी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उस सब्जेक्ट की, उसका पता चल जाता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे कमेंट और बताएंगे कि आपको कैसा मैटर यहाँ से मिला है। कोई वहाँ पर कोई प्रॉब्लम या कोई भी मैटर में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, ठीक है। जो वन शॉट वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। ये मानिए कि सेक्शन फर्स्ट जो है आपका सेक्शन ए, उससे आप निश्चित हो जाइए, आपको कहीं पे भी कोई भी समस्या उस सेक्शन में नहीं आएगी। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। उसी के साथ साथ वहाँ से अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए थे तो वो हम जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आज हम यहाँ पर कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्टेंस एंगल एंड कोन ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। कोन मतलब कोन कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये एक्सेप्टेंस कोन की ही बात यहाँ पर की हुई है। तो हम यहाँ पर एक्सेप्टेंस एंगल और एक्सेप्टेंस कोन के बारे में देखेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो वन शॉट जो मैंने आपको प्रोवाइड की है वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मैंने दिया था और वो क्वेश्चन मैंने कवर अप कराया हुआ है वहाँ पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस एंगल इज द मैक्सिमम एंगल एट विच एन इनकमिंग लाइट रे कैन एंटर द फाइबर एंड स्टिल अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन which is necessary for the light to be guided along the fiber। यानी कि एक्सेप्टेंस एंगल वो मैक्सिमम एंगल है जिस पर इनकमिंग लाइट रे जो है वो एंटर कर जाए फाइबर में और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपकी लाइट को मिल जाए, जिससे कि आपकी लाइट या जो इंफॉर्मेशन है लाइट की फॉर्म में वो अलोंग द फाइबर चली जाए, ट्रांसमिट हो जाए। आगे, द एक्सेप्टेंस कोन रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ एंगल्स ऑफ इनकमिंग लाइट रेज that the fiber can accept and guide effectively। एक्सेप्टेंस कोन जो है वो एक एंगल का जो कोन है, एंगल की जो एक रेंज है वो बताता है, जिसमें आपकी सारी लाइट रे एक्सेप्ट कर ली जाती हैं और गाइड हो जाती हैं इफेक्टिवली आपके ऑप्टिकल फाइबर में। इज दैट क्लियर? तो पहला क्वेश्चन ये आया हुआ था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। क्लियर? कहीं पे भी आपको कोई समस्या नहीं आई होगी इस क्वेश्चन को देखकर, और ऐसा भी नहीं लगा हुआ कितना हार्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं पर अगर हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें डिफरेंस पूछा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में और मैटर वेव में, ये क्वेश्चन भी हम वहां पर कवर अप कर चुके हैं। तो वहां पर अगर हम देखें यहाँ से, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दैट प्रोपोगेट विदाउट ए मीडियम, while matter waves are associated with particles and described by a wave function in the quantum mechanics। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें ऑस्किलेशन होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, और ये प्रोपोगेट कर देती हैं विदाउट ए मीडियम, यानी कि जैसे आपने घर में अपनी लाइट बल्ब देखे होंगे, ठीक है। वहीं पर जो मैटर वेव है वो एसोसिएट होती है किसी पार्टिकल के साथ और जो डेस्क्राइब होती है बाय द वेव फंक्शन इन द क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी थे, हम अच्छे से आराम से इनको कर सकते। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
राइट डाउन एनी टू एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स। देखिए ये क्वेश्चन लास्ट सेमेस्टर में आया हुआ था, तो वो मैंने यहाँ से ले लिया है। तो दो एप्लीकेशन यहाँ पर पूछी गई हैं नैनो मटेरियल्स की। पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी एप्लीकेशन है मेडिसिन। इलेक्ट्रॉनिक्स में नैनो मटेरियल्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू एनहेंस परफॉर्मेंस, मिनिचुराइज कंपोनेंट्स एंड इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में इसकी एप्लीकेशन हो जाती है। मेडिसिन में देखें तो नैनो मटेरियल्स हैव एप्लीकेशन इन ड्रग डिलीवरी, डायग्नोस्टिक्स एंड इमेजिंग, इनेबलिंग टारगेटेड थेरेपी एंड इम्प्रूव मेडिकल ट्रीटमेंट। तो अगर मेडिसिन या मेडिकल के फील्ड में अगर हम एप्लीकेशन देखें तो एप्लीकेशन हो गई ड्रग्स को डिलीवर कराने की, डायग्नोस्ट करने की, इमेजिंग करने की और टारगेट को इनेबल करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर टाइप की थेरेपी अगर हम कर रहे हैं या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट अगर हम कर रहे हैं तो ये नैनो मटेरियल की दो एप्लीकेशन हो गई हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिफाइन द पॉपुलेशन इन्वर्जन इन लेजर। लेजर में पॉपुलेशन इन्वर्जन को डिफाइन कराया गया है। ये क्वेश्चन भी हम कवर अप कर चुके हैं। फिर से देखते हैं। Population inversion in the laser refer to a condition where the number of excited particle in the upper energy state is higher than the number of particles in the lower energy state. Population inversion लेजर में वो एक कंडीशन होती है जहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में या अपर एनर्जी लेवल पर हाई होते हैं कंपेयर टू द लोअर एनर्जी लेवल। आगे this inversion is necessary to achieve the stimulated emission and produce the coherent laser light. ये जो इन्वर्जन है वो अचीव किया जाता है स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए जो प्रोड्यूस करते हैं कोहेरेंट लेजर लाइट। इज दैट क्लियर? तो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस भी आपको बहुत इजी लगे होंगे क्योंकि आप इजी वे यानी कि इंजीनियरिंग गेटवे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो सैनिकों आगे बढ़ते हैं और अपने पेपर की धज्जियां उड़ाते हैं। आगे देखते हैं पेपर क्या कह रहा है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट करंट इज ए टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द मैक्सवेल टू अकाउंट फॉर द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देयर एसोसिएट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट एक ऐसी टर्म है जो इंट्रोड्यूस की मैक्सवेल ने to time varying electric field and their associated displacement of the electric charges. It is crucial component of Maxwell equation enabling the description of changing electric field and propagation of electromagnetic waves. तो डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन भी आपको बहुत ही इजी वे में क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने वहां पर कवर अप किया हुआ है। आगे आते हैं। व्हाट इज द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस? डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस क्या है वो हम समझते हैं। द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस स्टेट दैट द पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स exhibit wave like properties. It suggests that every particle has a wavelength. यानी कि इन्होंने कहा कि वेव के जो पार्टिकल है वो वेव की प्रॉपर्टीज लेकर चलता है। मीन्स दैट एवरी पार्टिकल के पास एक वेवलेंथ होती है एसोसिएटेड विद इट, डिटरमाइंड बाय इट्स मोमेंटम एंड इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन लैम्डा इक्वल्स टू h/p। जो हम वो वेवलेंथ है जो पार्टिकल के साथ एसोसिएट होकर चल रही है वो फाइंड आउट होगी लैम्डा इक्वल्स टू h/p से, जहां पर लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, एंड p क्या है? मोमेंटम है। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चंस किस टाइप के हैं वो देखते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। यानी कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं होते हैं, इसको हमें बताना है। आपको थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा आंसर, लेकिन इसको समझेंगे और जितना इनफ होगा वो आप एग्जाम में लिखेंगे। मैग्नेटिक मोनोपोल्स do not exist because the magnetic field lines form closed loop. That is, the field line must start from one pole and terminate at the other.
बट इफ द मोनोपोल एग्जिस्ट देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल नॉट टर्मिनेट विच इज इम्पॉसिबल। बस यहां तक आपको आंसर लिखना है 2 नंबर के लिए, ठीक है। जैसे इसने कहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक पॉइंट से निकला और दूसरे पॉइंट पर क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है जाकर। तो यानी कि ये जो मोनोपोल्स हैं ये डज नॉट एग्जिस्ट करेंगे वहां पर, और वो टर्मिनेट ना हो ये पॉसिबल नहीं है। हेंस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डज नॉट डू नॉट एग्जिस्ट। सॉरी, यहां तक आप लिखेंगे 2 नंबर में। ये रीजन है कि मोनोपोल्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। आगे, वन ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन नोन एज द गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म स्टेट्स दैट द डाइवर्जेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। यानी कि मैक्सवेल की जो इक्वेशन नंबर 2 है फॉर द गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, उसने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, जिसमें डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑलवेज जीरो होता है। दैट्स मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज डाइवर्जेंस ऑफ डी इज डायरेक्टली इक्वल टू जीरो। तो ये मैक्सवेल की 2nd इक्वेशन भी बताती है। दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप। इफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट द डाइवर्जेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वुड नॉट बी जीरो। अगर मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते तो वहां पर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता था, एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वुड बी एबल टू originate or terminate at these monopoles. However, no experimental evidence has been found to support such behavior. यानी कि कोई भी ऐसा एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है जो इसको सपोर्ट करे कि मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते। तो यहां से एक क्वेश्चन तो ये हो गया जिसका आंसर आप यहां तक दे सकते हैं। अगर वो मैक्सवेल इक्वेशन को रिलेट करके पूछ ले कि मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, तो फिर आप यहां से एक्सप्लेन करेंगे। अब समझ में आ गया आपको इतना बड़ा आंसर क्यों दिया गया है। यानी कि यहां पर 2 क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हैं। इसका आंसर तो आप यहां तक लिख देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर उसने बोला कि मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, देन डिस्क्राइब या डिफाइन दिस विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, तो फिर आपको मैक्सवेल की इक्वेशन को डिस्क्राइब करना पड़ेगा और शो करना पड़ेगा कि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आगे आते हैं, व्हाई मैटर वेव्स एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल जनरेटेड ओनली व्हेन इट इज इन मोशन। यानी कि मैटर वेव्स जो एसोसिएट होती हैं पार्टिकल के साथ वो केवल और केवल तभी जनरेट होंगी जब वो मोशन में होगा। इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि लैम्डा इक्वल्स टू h/p होता है, और p क्या होता है, mv होता है। और अगर v की वैल्यू ही 0 होगी रेस्ट में, तो फिर वेवलेंथ कोई हो ही नहीं सकती, और वेवलेंथ नहीं होगी तो इसका मतलब वेव ही नहीं है। तो इसलिए मोमेंटम होना जरूरी है। तो रीजन इज दैट the reason matter wave are associated with particles when they are in the motion can be understood by the considering the wave particle duality. When a particle is in motion, it possesses momentum and therefore its associated de Broglie wavelength is known zero. कहने का मतलब क्या है कि इसका रीजन यही हो गया कि अगर मोमेंटम नहीं होगा तो यानी कि उसके साथ वेव एसोसिएट नहीं होगी, क्योंकि वहां पर वेलोसिटी v जो है वो 0 हो जाएगी, और v 0 हुआ, मोमेंटम 0 हुआ, मोमेंटम 0 हुआ तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, आगे, द मोशन ऑफ द पार्टिकल लीड्स टू ए नॉन ट्राइवल वेव लाइक बिहेवियर एंड इट्स वेव फंक्शन एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक वेव प्रॉपर्टीज सच एज द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया, बस इतना आपको एक्सप्लेन करना है। ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बताया जा रहा है, ये क्वेश्चन घुमा के लैंग्वेज में पूछ सकता है, उसके लिए तैयार किया गया है, वरना 2 मार्क्स के लिए इनफ है पहला पैराग्राफ। या सिंपल आप इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे तो भी आप सही होंगे। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा दी तो उसके लिए आपको यहां पर प्रिपेयर किया जा रहा है इस क्वेश्चन से रिलेट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आगे आते हैं। ऑन द अदर हैंड, when a particle is at rest or its momentum is 0, its de Broglie wavelength becomes infinite. क्योंकि यहां पर अगर 0 वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। In this case, the wavelength is so large that is it effectively loses its wave-like behavior
एंड इज नो लॉन्गर एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। यही रीजन है कि वेवलेंथ इनफाइनाइट हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, तो उसने अपना वेव नेचर क्या कर दिया, खो दिया, और फिर उसके साथ कोई भी वेव एसोसिएट नहीं होगी पार्टिकल के साथ। फुल स्टॉप। In this absence of motion, the particle behaves purely as a localized particle and its wave-like property are not observable। यानी कि आप दूसरी लैंग्वेज में ये एक्सप्लेन कर सकते हैं जो इस फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन है। इज दैट क्लियर? आप कोई से भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा दे, एक्सप्लेन मैथमेटिकली why are matter waves associated with a particle generated only when it is in motion। तो फिर बेटा आपको इस निचली वाली डेफिनेशन को फॉर्मूले के साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बस यही लैंग्वेज का फेरबदल होगा आपके क्वेश्चंस में, इसीलिए एक कलेक्शन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस आपको हम प्रोवाइड करा सकें। इज दैट क्लियर? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे बच्चे कह रहे थे कि विंस लॉ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ या रे लाइन जीन्स लॉ हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप देखिए कि क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो स्टेट विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ या रे लाइन जीन्स लॉ, या फिर दूसरा सिंपल स्टेट द विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या होता है वो चीज हम यहाँ पर देखेंगे। तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है? विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ रिलेट्स द वेवलेंथ एट विच द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी इज एट इट्स मैक्सिमम टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इट कैन बी स्टार्टेड एज फॉलोइंग लैम्डा मैक्स इंटू टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, या हम सिंपल बोलें जो लैम्डा मैक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। यही डेफिनेशन है आपके विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ की। लैम्डा मैक्स जो है वो मैक्सिमम वेवलेंथ है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया ब्लैक बॉडी का, और जो यहाँ पर कांस्टेंट है वो एक विंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट कहलाता है। इनफ है 2 मार्क्स के लिए। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, दिस लॉ इंप्लाइज दैट द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेज द वेवलेंथ एट विच द रेडिएशन इंटेंसिटी इज मैक्सिमम बिकम्स शॉर्टर। इन अदर वर्ड्स हॉटर ऑब्जेक्ट एमिट रेडिएशन विद शॉर्टर वेवलेंथ, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ से वो रेडिएशन देना स्टार्ट करेगा। इज दैट क्लियर? तो ये विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ हो जाता है, ठीक है। ये हमने तीनों लॉ आपके कवर अप किए हुए हैं 2 मार्क्स की 1 शॉर्ट वीडियो जो है, ठीक है, वहां पर भी हमने ये कवर किए हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें रे लाइन जीन्स लॉ को भी एक्सप्लेन करना है। तो रे लाइन जीन्स लॉ क्या कहता है? द रे लाइन जीन्स लॉ describe the spectral energy density of the black body radiation as a function of wavelength and temperature. It was developed before the advent of quantum mechanics and is valid at the longer wavelength। यानी कि रे लाइन जीन्स लॉ जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ के लिए वैलिड है, जो एक्सप्लेन करता है लॉन्ग वेवलेंथ जो रेडिएट हो रही है फ्रॉम द ब्लैक बॉडी, जबकि विंस लॉ फॉर द शॉर्टर वेवलेंथ। आगे क्या लिखा हुआ है? 2 मार्क्स के लिए इनफ है। The Rayleigh-Jeans law predicts that the spectral energy density increase as the wavelength decreases। जैसे जैसे एनर्जी डेंसिटी इंक्रीज होगी जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। However, this classical theory fails to accurately describe the observed behavior at the shorter wavelength। ये वाली जो थ्योरी है ये शॉर्टर वेवलेंथ पर बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है। This discrepancy was solved by the development of quantum mechanics and the introduction of Planck's law। ये जो कॉन्ट्राडिक्सी थी विंस लॉ रे लाइन जीन्स लॉ को लेकर, वो प्लैंक्स लॉ ने रिसॉल्व कर दी थी, ठीक है। विच सक्सेसफुली एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन अक्रॉस ऑल वेवलेंथ्स, जो फिर एक्सप्लेन करता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, चाहे शॉर्टर वेवलेंथ हो चाहे लॉन्गर वेवलेंथ, उसके लिए। इज दैट क्लियर? तो रे लाइन जीन्स लॉ भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। लिखना कितना है वो 1 शॉट में आपको एक आइडिया दे दिया गया है। ज्यादा रामायण लिखने से आपको मार्क्स ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए से ना अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिफ्रेंशिएट करिए मॉडिफाइड एंड अनमॉडिफाइड एक्सरे को। ये एक थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा गया है। मॉडिफाइड एक्सरे क्या होती है? ऑल्सो नोन एज द सॉफ्ट एक्सरे, हैव लोअर एनर्जी एंड शॉर्टर वेवलेंथ कंपेयर टू
मॉडिफाइड एक्सरे, यानी कि जो मॉडिफाइड एक्सरे है उसको हम सॉफ्ट एक्सरे कहते हैं। इसकी लो एनर्जी होती है, शॉर्टर वेवलेंथ होती है कंपेयर टू द अनमॉडिफाइड एक्सरे की। दे आर ऑफ्टन प्रोड्यूस्ड बाय द फिल्टरिंग और altering the X-ray beam and are useful for specific imaging techniques, while unmodified X-ray have a broader energy range and are commonly used for the general diagnostic imaging। ठीक है, यानी कि जो फिल्टर्ड या अनमॉडिफाइड एक्सरेज है उसके कंपैरिजन में ये सारी चीजें, एक्सरे जो है वो ब्रॉडर एनर्जी रेंज होती है, जो कॉमनली यूज होती है जनरेट द डायग्नोस्टिक इमेजेस। अनमॉडिफाइड जो होती है ना, उनकी एनर्जी जो होती है वो हाई होती है, जबकि मॉडिफाइड की जो है वो लो एनर्जी। कहाँ पे गया ये रहा। ठीक है, तो आई होप मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड एक्सरे में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, विद द हेल्प ऑफ द लेवल डायग्राम नेम द कंपोनेंट ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। अब डायग्राम कहीं नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा थ्योरी आपको दे दिया है यहाँ पर, जिससे कि आपको अगर सेपरेटली कोई भी टॉपिक पूछा जाए कि डिफाइन द कोर क्या होती है, डिफाइन द क्लैडिंग क्या होती है, तो वो आप बता सकें। अगर हम डायग्राम के हिसाब से देखें तो डायग्राम में यही तीनों चीजें होंगी, लाइट सोर्स होगा, कोर होगा, क्लैडिंग होगा, और एक और होता है बफर जैकेट। इस तरीके से लेवल डायग्राम का मतलब यही है कि हम डायग्राम की हेल्प से उसको डिस्क्राइब करें। ये बफर जैकेट हो जाएगी सबसे ऊपर, उसके अंदर ये क्लैडिंग हो जाएगा, और सबसे इनर पार्ट हो जाएगा कोर। तो ये आपका ऑप्टिकल फाइबर का वेल लेबल डायग्राम है। कंपोनेंट्स हो गए आपके लाइट सोर्स, कोर, क्लैडिंग और बफर जैकेट। बस इतना आपको लिखना है। लेकिन अगर सेपरेटली पूछ लिया जाए लाइट सोर्स क्या है, दिस कंपोनेंट रिप्रेजेंट द डिवाइस दैट जनरेट द लाइट सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। ये एक सोर्स है, कंपोनेंट है, जो सोर्स जनरेट करता है सिग्नल लाइट की फॉर्म में, जो ट्रांसमिट करना है ऑप्टिकल फाइबर से। इट कैन बी ए लेजर डायोड और ए एलईडी और एनी अदर लाइट सोर्स। ठीक है, लाइट सोर्स आपको पता चल गया। फिर आते हैं कोर पर। कोर क्या है, द कोर इज ए सेंट्रल रीजन ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट्स। इट इज मेड ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास और प्लास्टिक मटेरियल विद ए हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन द क्लैडिंग। यानी कि एक हाई क्वालिटी ग्लास या प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। द कोर एक्ट एज ए वेव गाइड कन्फाइनिंग द लाइट विद इन इट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि इसमें जो आपकी लाइट है उसको गाइड करने का काम करता है, और वहां पे कन्फाइन होती है लाइट बाय द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इज दैट क्लियर? अगर क्लैडिंग पूछ ले सेपरेटली, द क्लैडिंग इज द आउटर लेयर सराउंडेड द कोर। इट इज मेड ऑफ द मटेरियल विद ए लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन द कोर। कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल से ये डिजाइन की जाएगी। द क्लैडिंग हेल्प टू मेंटेन द लाइट विद इन द कोर थ्रू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय प्रोवाइडिंग ए लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाउंड्री। ये हेल्प करती है कोर को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अचीव करने में, जिससे कि लाइट प्रोपोगेट कर सके आपके कोर में। और बफर जैकेट जो है वो फिजिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है आपके ऑप्टिकल फाइबर। इज दैट क्लियर? तो ये आपके कंपोनेंट्स हो गए ऑप्टिकल फाइबर डायग्राम के। सेपरेटली अगर आपसे पूछता है तो वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा लेंथी आपको आंसर दिया गया है। चलिए आगे आते हैं। आगे लाइट डिटेक्टर है जो रिसीविंग एंड पर हम यूज करेंगे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में, वो भी मैं बता देता हूं। दिस कंपोनेंट रिप्रेजेंट द डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द ट्रांसमिटेड लाइट सिग्नल एट द एंड ऑफ द फाइबर। यानी कि जब हमने रिसीवर एंड पर पहुंचा दी अपनी इंफॉर्मेशन तो उस लाइट को डिटेक्ट भी तो किया जाएगा, वो लाइट डिटेक्टर की हेल्प से करते हैं। इट कैन बी फोटोडायोड, फोटोडायोड होता है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होती है, एनी अदर लाइट सेंसिटिव डिवाइसेस या डिटेक्टर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अब सिक्योरिटी की फॉर्म में हम लाइट सेंसिंग सेंसर्स का यूज़ करते हैं। जैसे ही हम उसके पास जाएंगे या फिर उस डिवाइस के नीचे जाते हैं तो लाइट जल जाती है अपने आप। तो इस तरीके से अलग कोई भी लाइट सेंसिंग डिटेक्टर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राइट द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज बिटवीन द कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज हैं, वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो कंडक्शन करंट अराइज फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस, हम बहुत पहले से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं।
कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो मोमेंटम है उससे कंडक्शन करंट इंट्रोड्यूस होती है थ्रू द कंडक्टिंग मीडियम सच एज वायर और द कंडक्टर. On the other hand, displacement current arise from the changing electric field in the space. स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज हो रहा है उससे हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट इंट्रोड्यूस होती है, लीडिंग टू द टाइम वेरिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. आगे, कंडक्शन करंट इज जनरेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि कोई वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे तभी आप कंडक्शन करंट को जनरेट कर सकते हैं अक्रॉस द कंडक्टर, विच कॉज चार्ज टू फ्लो, जो चार्ज को फ्लो करने में हेल्प करती है. आगे, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इंड्यूस्ड बाय टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से जनरेट होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट सच एज दोज प्रोड्यूस बाय अल्टरनेट करंट और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर, यानी कि वो फिर जनरेट करती है, प्रोड्यूस करती है एसी या फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर. तो आई होप कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट भी आपको क्लियर हुआ होगा. चलिए, आप देख रहे होंगे कि इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है, जो चीजें आपको पढ़ाई गई हैं वो ही डेफिनेटली डायरेक्टली पूछ ली गई हैं. तो आप घबराए ना, अपनी प्रैक्टिस को ईमानदारी से करते रहें, पढ़ाई ईमानदारी से करते रहें, आपको कोई समस्या नहीं आएगी. ये हवा नहीं बनाना है कि फिजिक्स का सिलेबस बहुत ब्रॉड है, कैसे हो पाएगा. पेशेंस के साथ आप पढ़ते रहिए, ठीक है. चलिए, आगे क्वेश्चन है, डिफाइन द पॉइंटिंग वेक्टर एंड राइट इट यूनिट. तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या है वो देखते हैं. द पॉइंटिंग वेक्टर इज ए क्वांटिटी यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दैट डिस्क्राइब द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्लो, यानी कि जो डिस्क्राइब करता है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्लो का, वो पॉइंटिंग वेक्टर कहलाता है. द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो. जो डायरेक्शन पॉइंटिंग वेक्टर की है वो हमें बताती है कि एनर्जी का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है. व्हाइल इट्स मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट द रेट एट विच द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया. और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ये बताएगा कि कितना एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है पर यूनिट एरिया. ऐसा यूनिट जो पॉइंटिंग वेक्टर की है वो है वॉट पर मीटर स्क्वायर. इज दैट क्लियर? तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा. वेक्टर की फॉर्म में ही इसको बताया गया है, मतलब उसमें डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा. उसकी जो डायरेक्शन है वो फ्लो ऑफ एनर्जी को बताएगी, उसकी डायरेक्शन को बताएगी, और मैग्नीट्यूड जो है वो ये बताएगी कि कितना रेट है जिससे कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है पर यूनिट एरिया. इज दैट क्लियर? ऐसा यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर होगी. ठीक है, आगे आते हैं. राइट द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द लेजर एक्शन. लेजर एक्शन को अचीव करने में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती हैं वो यहाँ पर बतानी है. जैसे पंपिंग मैकेनिज्म हम यूज करते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन का अचीव होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए मेटास्टेबल स्टेट का होना जरूरी है. सबसे खास बात कि स्टिमुलेटेड एमिशन होगा क्योंकि पॉपुलेशन इन्वर्जन हो रहा है. और लास्ट में गेन मीडियम यानी कि रेजोनेंट कैविटी का होना जरूरी है जिससे कि हम अपनी लाइट को एम्पलीफाई कर सकें. ठीक है, तो ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं लेजर एक्शन को अचीव करने में. ये 5 से 6 पॉइंट आपको लिख देने हैं. इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं. आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन पेपर में वो है व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर. ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? हाउ डज ए लाइट सिग्नल प्रोपोगेट थ्रू इट. कैसे कोई भी लाइट सिग्नल प्रोपोगेट करता है ऑप्टिकल फाइबर से. या दूसरी टर्म में क्या पूछा गया है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोपोगेशन मैकेनिज्म ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर. प्रोपोगेशन मैकेनिज्म ऑप्टिकल फाइबर में क्या है उसको आप एक्सप्लेन कीजिए. दूसरी लैंग्वेज में ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो चलिए बताते हैं. एन ऑप्टिकल फाइबर इज फ्लेक्सिबल transparent strand typically made of glass or plastic that is used for transmitting light signal over a long distance. आगे, it consists of a core which is the central region through which the light propagate. एक सेंट्रल रीजन है जिसकी मदद से आपकी लाइट प्रोपोगेट करेगी. सराउंडेड बाई ए क्लैडिंग मटेरियल दैट हैज ए लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन द कोर. उसके ऊपर एक सराउंडेड रीजन होता है क्लैडिंग जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है. द कोर एंड क्लैडिंग टुगेदर फॉर्म ए वेव गाइड दैट इनेबल द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू द फाइबर. जो हेल्प करती है ट्रांसमिशन ऑफ द लाइट फ्रॉम द कोर. आगे, द प्रोपोगेशन ऑफ ए लाइट सिग्नल थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर रिलाइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. जिससे कि हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिल जाता है जिस पर आपका ऑप्टिकल फाइबर काम करता है.
तो कोई सा भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपको ये एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। और अगर डायग्राम और बना देंगे नीचे तो वो बहुत ही बेहतरीन होगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। इस तरीके से ये बफर जैकेट हो जाएगी, ड्राइंग बहुत ही शानदार बनती हुई, ये क्लैडिंग हो जाएगी और ये कोर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आप कोई भी एक शानदार सी वेव प्रोपोगेट करते हुए दिखा देंगे। यहाँ पर हमने इसको इंसिडेंट किया, आगे वेव ऐसे बढ़ रही है, ठीक है। कोर क्लैडिंग और बफर जैकेट ये आप मेंशन कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर 10 वोल्ट पर मीटर एंड 0.65 एम्पियर पर मीटर। ये दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी फ्लो, कितनी मैक्सिमम एनर्जी फ्लो हो रही है यहाँ पर। तो द मैक्सिमम एनर्जी फ्लो ऑल्सो नोन एज द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी हम उसको बोलते हैं, ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है? इंटेंसिटी इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू सी इंटू ई नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिविटी है फ्री स्पेस की, जिसकी वैल्यू ये होती है, या तो क्वेश्चन में गिवन होगी या आपको याद रखनी होगी। फिर स्पीड ऑफ लाइट क्या है? ये होती है। ई नॉट क्या है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड है। तो ई नॉट यहां पर क्या हो जाएगा? 100 वोल्ट पर मीटर। We can substitute all the values into the formula, then we get the intensity 1.37 into 10 to the power minus 3 और यूनिट हो जाएगी वॉट पर मीटर स्क्वायर। यानी कि पॉइंटिंग थ्योरम से जो हम पावर निकालते हैं वही इंटेंसिटी कहलाती है, या फिर उसको पावर बोल लीजिए, वो यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। एक बार लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल फॉर्म में ये छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा भी गया। इज दैट क्लियर? तो आप इस फॉर्मूले को याद रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से पूछा गया है, यहां पर देखते हैं। स्टेट द रे लाइन क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्लेन रे लाइंस क्राइटेरियन ऑफ रिजोल्यूशन, इस तरीके से पूछा गया है। स्टेट रे लाइन क्राइटेरियन ऑफ रिजोल्यूशन, ऑल्सो डिफाइन द रिजॉल्विंग पावर। दोनों क्वेश्चन को एक साथ भी पूछ लिया गया। तो चलिए इन सब क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। तो हमने हेडिंग लिखा हुआ है रे लाइन क्राइटेरियन ऑफ रिजोल्यूशन। तो द रे लाइन criterion of resolution, also known as the Rayleigh criterion, provide a criterion for determining the minimum angular separation required to resolve two closed space object or details in an optical system। जैसा कि मैंने वन शॉट वीडियो में भी आपको इसको डिफाइन किया था, यानी कि दो क्लोज जो ऑब्जेक्ट होंगे उनको सेपरेट करना और उनको एक्सप्लेन करना, उनकी डिटेल्स को, वही रिजॉल्विंग Rayleigh criteria of resolution होता है। According to this criterion, 2 point sources can be just resolved when the maximum of the central peak of one source coincide with the first minima, vice versa, of the diffraction pattern of the other source। यानी कि इसका उल्टा या ये सिचुएशन अगर है और उनको रिजॉल्व करना है तो these are the Rayleigh criteria of the resolution। Is that clear? आगे रिजॉल्विंग पावर भी उसने पूछा था, तो रिजॉल्विंग पावर भी हम बताएंगे। रिजॉल्विंग पावर क्या है? रिजॉल्विंग पावर रेफर टू द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग एंड सेपरेट क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स और डिटेल्स। यानी कि माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप आपने देखा होगा, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में रिजॉल्विंग पावर को बताने का, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी पार्टिकल्स को, छोटी छोटी रेज को अलग अलग दिखा देता है। इट इज ए मेजर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एबिलिटी टू प्रोवाइड द क्लियर एंड डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ द नियरली ऑब्जेक्ट। जो दो नियरली ऑब्जेक्ट है उनका क्लियर इमेज और उनके बीच में डिफरेंस को डिफाइन करता है। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट या सिस्टम, ऑप्टिकल सिस्टम, कैन बी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द एंगुलर रिजोल्यूशन। यानी कि रिजॉल्विंग पावर अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करें तो वो क्या होती है? रेसिप्रोकल होती है एंगुलर रिजोल्यूशन की। अल्टरनेटिवली रिजॉल्विंग पावर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ द स्मॉलेस्ट रिजॉल्वर डिस्टेंस रेदर देन द एंगुलर रिजोल्यूशन, दैट इज R इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन D। तो रिजॉल्विंग पावर में आप सिंपल चाहे डेफिनेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर दीजिए या फिर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं,
ठीक है, जैसे आपको इजी लगे वैसे आप रिजॉल्विंग पावर को एक्सप्लेन करेंगे। 2 मार्क्स में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आर क्या है, रिजॉल्विंग पावर होती है। थीटा क्या है, एंगुलर रिजोल्यूशन होता है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है ऑफ लाइट जो भी यूज हमने की है। डी क्या है, स्मॉलेस्ट रिजॉल्वेबल डिस्टेंस है जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में है। इज दैट क्लियर? यानी कि एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, तो वो रिजॉल्विंग पावर हो जाएगी उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था यूनिवर्सिटी ने वो देखते हैं। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, व्हाई? बताएंगे जी व्हाई, क्यों? द लाइट रे फ्रॉम द टू इंडिपेंडेंट बल्ब्स डू नॉट शो इंटरफेरेंस, गिव द रीजन। रीजन भी देंगे भाई कि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज या दो इंडिपेंडेंट बल्ब्स इंटरफेरेंस क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि उनका जो फेज डिफरेंस है वो अलग अलग होता है। तो टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस बिकॉज दे लैक द नेसेसरी कोहेरेंस रिक्वायर्ड फॉर द इंटरफेरेंस फिनोमिना। कोहेरेंस की लैकिंग होती है वहां पर, कोहेरेंस सोर्स वो होते ही नहीं। कोहेरेंस इज ए क्रूशियल फॉर द मेंटेनिंग ए कंसिस्टेंट फेज रिलेशनशिप बिटवीन द वेव एंड अलाउइंग फॉर द सुपरपोजिशन। यानी कि जब दो वेव का सुपरपोजिशन नहीं होगा तब तक आपको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिल पाएगा, और वो तभी होगा जब सोर्सेज कोहेरेंट होंगे, क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेज ही मेंटेन कर चलते हैं फेस रिलेशन। इज दैट क्लियर? तो ये आंसर हो जाता है इन दोनों लैंग्वेज चेंज किए हुए में जो क्वेश्चन है उसका। ठीक है, चलिए यूनिवर्सिटी ने आगे क्या पूछा वो भी हम देखते हैं। यूनिवर्सिटी ने आगे पूछा, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्किन डेप्थ फॉर हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी वेवफॉर्म, और डिफाइन द स्किन डेप्थ। दूसरी लैंग्वेज में ये क्वेश्चन बन सकता है। देखते हैं पहले। स्किन डेप्थ इज ए कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हेन दे पेनिट्रेट इनटू ए कंडक्टिंग मटेरियल। यानी कि स्किन डेप्थ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डिस्क्राइब करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर को जब वो पेनिट्रेट करता है कंडक्टिंग मटेरियल में, सच एज मेटल। क्लियर हो गया स्किन डेप्थ? या फिर ये बता सकते हैं कि एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होता है 1/E रेशो के साथ, यानी कि 37% ऑफ द एम्पलीट्यूड वो स्किन डेप्थ होता है। उस लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन कर दो जो 2 मार्क्स 1 शॉट में मैंने दिया था, या ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो आगे। इट रेफर्स टू द डेप्थ एट विच द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ 1/E, दैट्स द approximately 37% from its original value as they travel through the material। ठीक है, कोई सी भी लैंग्वेज में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं स्किन डेप्थ को। आगे, द स्किन डेप्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। यानी कि स्किन डेप्थ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। इज दैट क्लियर? ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। तो तीनों डेफिनेशन आपको यहां पर मिल गई हैं, जो आपको इच्छा लगे, जो इजी लगे वो आप लिख सकते हैं। हमारा मोटिव अब ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएबल जो मैटर है वो प्रोवाइड करा सके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें यहां पर लेकर आया हूं। लैंग्वेज चेंज करके कैसे पूछ सकता है, इस वजह से अगर उसने बोल दिया कि एक्सप्लेन द स्किन डेप्थ विद, या एक्सप्लेन द स्किन डेप्थ इन मैथमेटिकल फॉर्म, तब आपको वो डेफिनेशन लिखनी होगी। ठीक है, अब आगे आते हैं। फॉर हाई फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म सच एज रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स द स्किन डेप्थ इज स्मॉल। इन कॉन्ट्रैक्ट्स द फॉर लो फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म सच एज ऑडियो फ्रीक्वेंसी और पावर फ्रीक्वेंसीज द स्किन डेप्थ इज लार्ज। जो दूसरा क्वेश्चन या दूसरी लैंग्वेज में यहां पर पूछा गया था कि फॉर द हाई और लो फ्रीक्वेंसी वेवफॉर्म स्किन डेप्थ कॉन्सेप्ट को बताइए, तो हाई फ्रीक्वेंसी वेवफॉर्म में स्किन डेप्थ की वैल्यू स्मॉल होती है, जबकि लो फ्रीक्वेंसी वेवफॉर्म में स्किन डेप्थ की वैल्यू लार्ज होती है। क्यों? क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर रूट की, इस वजह से स्किन डेप्थ की वैल्यू ये होती है फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी एंड फॉर द लो फ्रीक्वेंसी। चलिए, आई होप ये दोनों क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे, आंसर आपको कैसे एक्सप्लेन करना है। इज दैट क्लियर? आगे आते हैं यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पर। अगला यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट एंड कॉम्पटन शिफ्ट। दोनों को एक्सप्लेन वहां पर कराया गया है।
या ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग भी पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं। द कॉम्पटन इफेक्ट, ऑल्सो नोन एज द कॉम्पटन स्कैटरिंग। द कॉम्पटन इफेक्ट अकर्स व्हेन ए फोटोन interact with a charged particle, typically an electron. During the interaction, the photon transfer a portion of its energy and momentum to the electron, जो रेस्ट में रखा होता है, causing the photon to change its direction and loss energy, जिसकी वजह से आपका फोटोन जिस डायरेक्शन में चल रहा था उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यानी कि उसकी एनर्जी का भी लॉस हो जाता है। दिस ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी एंड मोमेंटम रिजल्ट इन ए चेंज इन द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, और ये रिजल्ट जो होता है ये मिलता है कि उसकी वेवलेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड एज एन इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटरिंग फोटोन कंपेयर टू द इंसिडेंट फोटोन, यानी कि जो स्कैटर्ड फोटोन होता है उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है कंपेयर टू द जो इंसिडेंट फोटोन था। दिस शिफ्ट प्रोवाइड डायरेक्ट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फोटोन्स एज डिस्क्रीट particle like entities, and it demonstrate the dual nature of the light as both a wave and the particle। और यही एक मतलब ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि पार्टिकल में डुअल नेचर होता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। कॉम्पटन की डेफिनेशन आप यहां से यहां तक लिखेंगे, ठीक है। फिर आगे एक्सपेरिमेंटली यहाँ से जो शिफ्टिंग है वो उसके बारे में बताया गया है कि कैसे आपकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, वो आप फिर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ, आंसर क्लियर है आपको। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाई द सेंटर ऑफ द न्यूटन रिंग इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम इज डार्क। सेंटर क्यों डार्क होता है रिफ्लेक्टेड लाइट में, न्यूटन रिंग में, वो देख लेते हैं। द सेंटर ऑफ द न्यूटन रिंग पैटर्न इन द रिफ्लेक्टेड सिस्टम अपीयर्स डार्क बिकॉज द फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स व्हेन द टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड मीट इन ए सच वे दैट देयर क्रेस्ट एंड थ्रोट्स अलाइन रिजल्टिंग इन द कैंसिलेशन ऑफ द वेव्स एम्पलीट्यूड। या फिर हम ये कह सकते हैं जब एक वेव का दूसरे वेव के साथ जो फेस रिलेशन है वो 180 डिग्री हो जाए, मीन्स दैट कि एक वेव ये थी उस टाइम पीरियड पर और दूसरे सोर्स की वेव ये थी इस टाइम पीरियड पर। जब ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज्ड होंगी तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो का मतलब इंटेंसिटी क्या हो गई, जीरो, तो आपको वहां पर डार्क मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन का आंसर। आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट आर द कोहेरेंट सोर्सेज, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोहेरेंट सोर्सेज। ये दो क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या है। कोहेरेंट सोर्सेज रेफर टू टू और मोर सोर्सेज of waves that have a constant phase relationship, meaning their waveforms are synchronized and maintain in the consistent phase difference resulting in the interference pattern। यानी कि कोहेरेंट सोर्सेज वो दो सोर्सेज होते हैं या दो से ज़्यादा सोर्सेज होते हैं जिनकी वेव्स के बीच में कांस्टेंट फेस रिलेशनशिप होता है, मीनिंग दैट कि देयर वेवफॉर्म्स आर सिंक्रोनाइज्ड एंड मेंटेन ए कांस्टेंट फेस डिफरेंस। तो वो सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज कहलाएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आगे यूनिवर्सिटी ने क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाई इज ब्लैक द वेस्ट एमिटर, यानी कि जो ब्लैक कलर है वो क्यों वेस्ट एमिटर बोला जाता है, जिससे ब्लैक बॉडी बोला जाता है। तो ब्लैक इज ऑफ्टन कंसिडर द बेस्ट एमिटर बिकॉज ब्लैक सरफेसेज हैव द हाईएस्ट एमिसिविटी, यानी कि उनके पास हाईएस्ट एमिशन की प्रॉपर्टी होती है। एमिसिविटी इज ए मेजर ऑफ हाउ इफेक्टिवली ए सरफेस emit thermal radiation compared to an ideal black body radiator which has an emissivity of 1. Then a black body is a theoretically object that absorb all incident radiation and emit radiation with maximum efficiency across all wavelength. Is that clear? तो इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में या डायरेक्टली आपको मैं बताना चाहूं तो ब्लैक एक बेस्ट एमिटर इसलिए होता है क्योंकि वो एक एब्जॉर्बर भी है, वो हर एक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए वो हर एक रेडिएशन को, हर एक वेवलेंथ के रेडिएशन को एमिट भी कर पाता है। इसलिए ब्लैक
इज द बेस्ट एमिटर। इज दैट क्लियर? ये वाला क्वेश्चन भी हमने देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लैंग्वेज का फर्क है क्वेश्चंस में। कहीं पे भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी दिक्कत आए। ठीक है, चलिए अगले यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन कहता है कि राइट द मैक्सवेल इक्वेशंस इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम। अब नॉन कंडक्टिंग मीडियम में क्या होती है मैक्सवेल की इक्वेशंस, वो देखते हैं। तो मैक्सवेल इक्वेशंस डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स इन बोथ कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग मीडियम्स। हाउएवर आई विल प्रोवाइड द simplified form of the Maxwell equations especially for a non-conducting या फिर डाई-इलेक्ट्रिक मीडियम। तो जैसे गॉसेस लॉ फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला है डेल्टा डॉट ई यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ई इज इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉसेस लॉ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डाइवर्जेंस ऑफ वी इज डायरेक्टली इक्वल टू 0। आगे फैराडे लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो कर्ल ऑफ ई इज डायरेक्टली इक्वल टू निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड यानी कि V। आगे एम्पेयर्स लॉ विद मैक्सवेल एडिशन मॉडिफाई, या जो एम्पेयर्स लॉ का जो मॉडिफिकेशन है उसके बारे में है। कर्ल ऑफ H इक्वल्स टू 0 और कर्ल ऑफ H इक्वल्स टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ D। ये आपका मैक्सवेल इक्वेशंस है नॉन कंडक्टिंग मीडियम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो रहा होगा जब इन क्वेश्चंस को आप देख रहे होंगे कि हाँ परीक्षा कोई ऐसी हुआ नहीं है, एग्जाम कोई ऐसा हुआ नहीं है फिजिक्स का कि हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। डिफरेंस पूछा है स्पॉन्टेनियस एमिशन में एंड स्टिमुलेटेड एमिशन में, तो हम देख लेते हैं पॉइंट वाइज। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, एक तरफ स्पॉन्टेनियस एमिशन है, एक तरफ स्टिमुलेटेड एमिशन है। द एमिटेड फोटोन फ्रॉम द वेरियस फोटोन हैव नो फेस रिलेशनशिप बिटवीन देम, यानी कि यहाँ से जो एमिशन होगा उनके फोटोन्स में कोई भी फेस रिलेशन नहीं होता है। जबकि यहाँ पर जो होता है द एमिटेड फोटोन हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड आर इन द फेस विद द इंसिडेंट फोटोन, जो फोटोन इंसिडेंट हुआ था उसके साथ फेस में सेम रहेंगे। ठीक है, आगे एमिटेड रेडिएशन आर नॉन कोहेरेंट, जब फेस रिलेशनशिप ही नहीं है तो कोहेरेंट नहीं होंगे। यहाँ पर एमिटेड रेडिएशन आर कोहेरेंट, यहाँ पर जो रेडिएशन आपको मिलेगा वो कोहेरेंट होगा। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एमिटेड फोटोन्स कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। फॉर एवरी इंसिडेंट फोटोन देयर आर 2 आउटगोइंग फोटोन्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि जो यहाँ पर फोटोन जनरेट होंगे वो सेम डायरेक्शन में ही आपके आगे बढ़ेंगे, मूव करेंगे। आगे द रेट ऑफ एमिशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट, यानी कि रेट ऑफ एमिशन जो होगा वो केवल और केवल डिपेंड कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन यहाँ पर द रेट ऑफ एमिशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट E2 एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। दो चीजों पर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं एक्साइटेड स्टेट पर और कितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई है, कितनी एनर्जी डेंसिटी इंसिडेंट हुई है फॉर द रेडिएशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, स्पॉन्टेनियस एमिशन इज नॉट फेवर लेजर एक्शन, ये फेवर करता है एलईडी एक्शन। ठीक है, जबकि स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो फेवर करता है लेजर एक्शन को। इसीलिए वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेजर क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन। इज दैट क्लियर? तो आई होप यहाँ तक जो डिफरेंस है दोनों में वो आपको क्लियर हो गया होगा और ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा और कोई भी दिक्कत आपको नहीं लग रही होगी इस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करने। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ने क्या पूछा था, यूनिवर्सिटी ने पूछा भाई कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द लेजर, लेजर के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। वहां पर था लेजर एक्शन को अचीव करने की क्या क्या कंडीशंस है, ये क्वेश्चन पीछे हमने कवर किया है। यहाँ पर कंपोनेंट्स पूछ लिए गए हैं। तो द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द लेजर, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, जो इसकी फुल फॉर्म है, इंक्लूड एन एक्टिव मीडियम, एक्टिव मीडियम होना चाहिए जैसे क्रिस्टल या फिर गैस। आप दो टाइप के लेजर पढ़ रहे हैं, रूबी लेजर और हीलियम नियॉन लेजर, तो वो एक्टिव मीडियम होगा जिसमें काम होगा, जिससे कि रेडिएशन एमिट होगा। दूसरा एन एनर्जी सोर्स, एक एनर्जी सोर्स चाहिए जिससे कि हम पंप करा सके अपने एटम्स को, इलेक्ट्रॉन्स को। मिरर होगा फॉर द फीडबैक एंड एम्प्लीफिकेशन, मिरर की जरूरत होती है, दैट्स कॉल्ड द रेजोनेंट कैविटी, जिससे कि हम एम्प्लीफाई कर सके लाइट को। एंड एक ऑप्टिकल रेजोनेटर की जरूरत है टू प्रोड्यूस द कोहेरेंट एंड फोकस्ड लेजर लाइट।
ऑप्टिकल रेजोनेटर की जरूरत है जिससे कि हम एक फोकस्ड और कोहिरेंट लाइट को प्रोड्यूस कर सकें। तो ये मेन कंपोनेंट्स हैं लेजर के। इज दैट क्लियर? चलिए, एंड लास्ट वन क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी के लास्ट पेपर से हमने देखा है 2 मार्क्स में। तो ये शायद लास्ट क्वेश्चन है आगे की स्लाइड में, और कुछ नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट एनी टू डिफरेंस बिटवीन द सिंगल मोड एंड मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। आपने टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा होगा, तो वहाँ पर स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर पढ़े हैं, और साथ ही साथ सिंगल मोड एंड मल्टी मोड फाइबर्स पढ़े हैं, प्लास्टिक और ग्लास फाइबर पढ़े हैं। ठीक है, तो उसमें से ही सिंगल मोड और मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में डिफरेंस पूछ लिया गया है क्या होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर हैज़ ए स्मॉलर कोर डायमीटर टिपिकली अराउंड 8 to 10 माइक्रोमीटर्स अलाउइंग ओनली वन मोड ऑफ द लाइट टू प्रोपोगेट। सिंगल मोड फाइबर की जो कोर का डायमीटर होता है वो कम होता है 8 से 10 माइक्रोमीटर तक, जिससे कि केवल और केवल वन मोड ही वहाँ पर प्रोपोगेट हो सकता है। इन contrast multi-mode step index fiber has a large core diameter typically around 50 to the 100 micrometers supporting multi-mode for the light propagation। यानी कि इसके कोर का डायमीटर ज़्यादा है, इस वजह से ये सपोर्ट करता है कि मल्टीपल मोड्स यहाँ पर प्रोपोगेट कराए जा सके। ठीक है, आगे सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर हैज़ लोअर मोडल डिस्पर्सन कंपेयर टू द मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, क्योंकि सिंगल मोड फाइबर में और सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में केवल और केवल एक ही मोड ट्रेवल कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है, इस वजह से वहाँ पर मॉडल डिस्पर्सन नहीं होता है, जबकि मल्टी मोड में होता है क्योंकि वहाँ पर एक से ज़्यादा मोड्स एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं। मॉडल डिस्पर्सन रेफर टू द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट पल्सेस एज दे प्रोपोगेट थ्रू द फाइबर लीडिंग टू पल्स ब्रॉडनिंग एंड डिस्टॉर्शन। यानी कि स्प्रेडिंग जब होगी तो वो पास के जो मटेरियल्स होंगे, पास की जो वेव होगी उसके साथ क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, मतलब ओवरलैपिंग कर सकता है। ठीक है, आगे सिंगल मोड फाइबर रिड्यूस दिस इफेक्ट रिजल्टिंग इन हायर डेटा ट्रांसमिशन रेट एंड लॉन्गर डिस्टेंस कंपेयर टू द मल्टी मोड फाइबर। यानी कि जो सिंगल मोड फाइबर होता है उसके पास एडवांटेज ये हो गई है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक विद लो लॉसेस आपकी डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। इज दैट क्लियर? तो ये आपके क्वेश्चंस का कलेक्शन था जो प्रीवियस ईयर के यूनिवर्सिटी एग्जाम है उनमें पूछे गए हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। मैंने लास्ट के 6-7 ईयर के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करके वहाँ से क्वेश्चंस का कलेक्शन उठाया है। जो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था उसको मैंने 2 बार नहीं लिया है, इस वजह से आपको कलेक्शन जो लग रहा होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा होगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को एनालाइज करके यही एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, ईमानदारी से पढ़ा हुआ है, तो कोई भी क्वेश्चन आपकी रेंज से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, जो 1 शॉट वीडियो आपको 2 मार्क्स की मिली है और ये प्रीवियस ईयर के यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चंस है 2 मार्क्स के, इनफ है सेक्शन ए के लिए और इनफ है आपकी यूनिट को रिकॉल करने के लिए। कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ मेरी यूनिट स्ट्रांग नहीं है जब आप इन वीडियोस को देख लेंगे। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो आपको सेशन कैसा लगा, आप उसका जवाब एक लाइक के साथ और एक कमेंट के साथ देंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और ये मटेरियल पहुंच सके। चैनल को मुझे लगता है सब्सक्राइब आप लोगों ने कर ही रखा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं कर रखा है उन तक भी अपने चैनल की स्ट्रेंथ को पहुंचाइए और सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि ये जो सब्सक्रिप्शन नंबर हम देखते हैं यही एक मोटिवेशन प्रोवाइड कराते हैं कुछ और एक्स्ट्रा करने के लिए। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर दें सेशन के बारे में। हमारा टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है, तो अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो इस टारगेट में आपको कहीं पे भी अचीव करने में कोई समस्या नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। अब आगे की स्ट्रेटेजी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आगे की स्ट्रेटेजी बेटा ये है कि सबसे पहले इन वीडियोस नोट्स को लेने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये आपको एज ए PDF नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा आगे की स्ट्रेटेजी ये है कि लॉन्ग क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आपको लेकर आऊँगा आपके लिए,
जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है यूनिट वाइज। केवल और केवल मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको, क्योंकि अगर डिस्क्राइब करने बैठ गए तो एक ही वीडियो है वो 6-7 घंटे की बन जाएगी। जो क्वेश्चन आपको पढ़ना है उसकी प्लेलिस्ट में उस यूनिट की जाइए, उसको ढूंढिए, वहां से पढ़ लीजिए, कोई भी समस्या नहीं आएगी। पहली बात। दूसरी बात, न्यूमेरिकल्स कैसे पढ़ने हैं। न्यूमेरिकल्स का कलेक्शन सभी यूनिट का एक जगह नहीं हो सकता है, यूनिट वाइज उनके न्यूमेरिकल आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे मैं अगर आप चाहें तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो 4 यूनिट के न्यूमेरिकल्स हमने कराए हैं यूनिट वाइज, वो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। न्यूमेरिकल आप मत छोड़ना। कभी कभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में लास्ट ईयर सेक्शन बी कंप्लीटली न्यूमेरिकल का पूछा जा चुका है, इस वजह से आप न्यूमेरिकल्स को अवॉइड नहीं करेंगे। ऐसा होता है ना कि ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा तो हम छोड़ देंगे, दूसरा वाला थ्योरेटिकल कर लेंगे, वहां पर आप अपना सेक्शन बी जो एक ब्रॉड मार्क्स का सेक्शन है वो आप मिस कर जाएंगे। तो मेरा राय ये है कि आप न्यूमेरिकल वाली वीडियोस को जाकर सेपरेटली देख लें, क्योंकि वहां पर हर एक पार्ट का न्यूमेरिकल, हर एक कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल कवर अप कराया गया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नई स्ट्रेटेजी के साथ किसी और वीडियो को लेकर, और बेहतर चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कनेक्ट कीजिए और हमारे इस परिवार को ब्रॉड करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।